देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और मईशत में उठते हुए तूफ़ान के बारे में सवाल ये है कि क्या मुल्क वाकई बहरान की दहलीज पर है? क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वाकई दबाव और जहनी अजियत का शिकार हैं? मंगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की बहन उज़मा खान अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंची और जो बात उन्होंने मीडिया के सामने कही वो सुनकर हैरानी हुई। उज़मा खान के मुताबिक इमरान खान गुस्से में थे। उनका कहना था कि उन्हें जहनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। उज़मा खान मजीद कहती हैं कि इमरान खान को सारा दिन कमरे में बंद रखा जाता है और सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही बाहर जाने की इजाज़त मिलती है। कोई मुलाकात नहीं, कोई राबता नहीं। अलीमा खान ने भी कुछ ऐसा ही कहा। आइए सुनते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर लोग आए, इमरान खान ने कहा है कि मैं टॉर्चर किया जा रहा हूँ और इमरान खान इस वक्त आइसोलेशन में, और हम ये आइसोलेशन नहीं होने देंगे। हमने अगले हफ्ते सारे आएंगे और हमने अब डिमांड कर रहे हैं कि जो लीगली हमारा राइट है कि 6 फैमिली मेंबर्स और 6 वकला मिले मंगल को। हम डिमांड करेंगे, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी लीगल राइट जो है वो पूरा नहीं है। सवाल ये है कि क्या इमरान खान को और उनकी सियासत को महदूद किया जा रहा है? सेंटर फैसल वाडा के मुताबिक अब इमरान खान से सियासी मुलाकातें नहीं होंगी और अगर बहनें भी सियासी पैगामात लाती रहीं तो पाबंदी लग सकती है। साथ ही ना सिर्फ ये बल्कि सेंटर फैसल वाडा ने तो आज वो कुछ कह डाला है कि जिसको सुनकर बहुत हैरानी और ताज्जुब भी होता है कि वो एक सियासी पार्टी के सेनेटर हैं और किस किस्म की आखिरकार बात करते हैं। उन्होंने एक्स पे कहा कि ऐसी की तैसी जहनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए दिया, वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त दी है, लेकिन अगर ऐसा सियासत हुआ तो फिर मुलाकातें नहीं होंगी। और उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने धमकी दी गवर्नर राज की और बहुत ही धमकी आमेज अंदाज में उन्होंने एक ट्विटर भी पे अपना पैगाम भी दिया और साथ साथ बहुत सारे टीवी चैनल्स पर अपना बयान भी दिया। और इस तरह का बयान समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। मेरे लिए काबिल इज्जत है खान साहब की बहनें, लेकिन आज भी जाके अगर वो बाहर आके ये बताती हैं कि तसलसल उसी लड़ाई का है और आप गवर्नमेंट के ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहे, किसी और चीज के ऊपर कोई मुस्बत बात नहीं कर रहे, लेकिन आपने फील्ड मार्शल आर्मी और वही बदनामी और वही फ्रंट फुट पे बात करनी है, तो ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा, ये भी क्लियर रखें। और अगर सियासी पैगामात इसी तरह से आते रहे तो ये भी सियासी मीटिंग के जुमरे में आ जाएगा, तो यहां भी बंदिशें लग जाएंगी। आइसोलेशन में रहने की बात मैं आपको पहले कह रहा था कि जो पीटीआई खिदमत कर रही है वो मुश्किल कर रही है इमरान खान साहब की। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासत में इंसानी ताल्लुकात भी काबू के दायरे में आ गए हैं और क्या इस तरह के इकदाम सियासी आज़ादी पर पानी फिर रहे हैं? सवाल ये भी है कि फैसल वाडा आखिर किस बिना पर इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं, केपीके में भी सियासी हलचल जारी है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खुलकर जो है वो इदारों पर उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों का सियासत में कोई काम नहीं वो फिर भी मुदाखलत कर रहे हैं। आइए देखते हैं सुहेल आफरीदी क्या कह रहे हैं। कुछ लोग जिनका काम सियासत में मुदाखलत नहीं होता वो सियासत में मुदाखलत भी करते हैं। कुछ लोग जिनका काम इंसाफ देना होता है वो इंसाफ भी नहीं करते। कुछ लोग जिनका काम होता है कि वो अवामी मैंडेट की हिफाजत करे वो अवामी मैंडेट की हिफाजत भी नहीं कर पाते, तो इससे चीजें बिगड़ती है।
सवाल यही है कि जो सवालात सूबे के वजीर आला उठा रहे हैं उससे वफाक और मुल्की इदारों से इस कदर तल्ख होने का नुकसान क्या हो सकता है। मुल्क में पहले ही सियासी अदम इस्तेहकाम है, इस तरह की तलखियों का अंजाम क्या होने वाला है। क्या ये इंतकाम की सियासत है? सवाल। ये इंतकाम की सियासत मुल्क को कहाँ लेके जा रही है? सवाल। क्या माशी हालात का बोझ भी इसी सियासत की वजह से बढ़ रहा है? सवाल। माशी एतबार से मुल्क कमजोर पड़ता जा रहा है? फिर सवाल। और आवाम इसका बराह रास्त सामना कर रही है। इसी हवाले से मोहम्मद जुबैर उमर साहब ने जो कहा, आइए वो सुनते हैं। वज़ीर आज़म साहब के पास कोई जवाब है? साथ में मैंने तजारती खजाना भी बता दिया, 37% बढ़ गया। अगर हमारी बात नहीं सुन रहे थे वज़ीर आज़म साहब, तो कम से कम अपने लोगों की तो बात सुन लें। अगर अपने लोगों की बात उनको समझ आ जाती है तो क्या पौने 4 साल के बाद वज़ीर आज़म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? उनको कोई जवाब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्यों इस धाने पर लाके, अगर गवर्नेंस सिस्टम खराब है और अभी एक इंटरनेशनल सर्वे आया। नाज़रीन, यहाँ आते तिजारती दादोशुमार की तरफ भी। जुलाई से नवंबर तक तिजारती खसारा 37.17% बढ़ गया है। क्या ये बढ़ी हुई कम्युनिटी इक्तिसादी साख पर असर डालेगा? सवाल। तिजारती खसारा अब 15 अरब 46 करोड़ 90 लाख डॉलर तक पहुंच गया है। दरामदात 13.26% बढ़ के 28 अरब 31 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची हैं। ये दादोशुमार बताते हैं कि ना सिर्फ सियासत में हलचल है बल्कि मुल्क की मईशत भी खतरे की घंटी बजा रही है और बहुत जोर शोर से बजा रही है। सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून के मौजूदा दौर में मुल्क की मईशत, अवाम की खुशहाली और सियासत की शफाफियत एक साथ मुतासर हो रही है। इसी सब पर बात करेंगे। पैनल में मौजूद हैं कादिर मंदुखेल साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कमरुसलाम राजा हैं, मेंबर कौमी असम्बली है PMLN से, और अहमद अवैस साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत मुअज़्ज़ज़ शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। कादिर मंदुखेल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है मुल्क में, और दो सियासी जमातों का फिर वही लगता है कि मामला है, कैदी हैं इस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, लेकिन माजी में फिर ये भी सवाल उठाया गया कि हर सियासी जमात की लीडरशिप अंदर गई है और उसको जो आइन और कानून के मुताबिक और जो ह्यूमन राइट्स के मुताबिक जो उसके राइट्स होते थे वो मिलते आए हैं। आखिरकार क्यों इस नहज पर आ गए हालात कि इस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म के लिए मुल्क के अंदर से भी मुल्क के बाहर से भी लोग जो है वो करते हैं। सन भुट्टो साहब ने भी एक ट्वीट किया, उनका भी वो है मौजूद हो, तो सारे लोग कर रहे हैं इस तरह से ट्वीट्स। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या वजह है और पीपल्स पार्टी इस सारी सिचुएशन को कैसे देखती है खास तौर पे? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन एक हुकूमत होती है तो उसका अपोजिशन भी होती है, यही जमहूरियत का हुस्न है। और बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, बहुत सारी अच्छी नहीं भी चल रही है। ये तो हाकिम वक्त का काम है कि वो किस तरह हैंडल कर ले। बाकी जो पीपल्स पार्टी का आपने बात की, यकीनन पीपल्स पार्टी का एक अहम रोल है, किरदार है। जहाँ में कोई चीज़ अच्छी लगती है वहाँ हुकूमत का साथ देते हैं, जहाँ अच्छी नहीं लगती है वहाँ हम साथ नहीं देते हैं। आपके सामने की सूरत हाल है, बहुत सारी चीज़ों पे हमने नून लीग से इख्तलाफ किया, हमें उसके साथ बात नहीं मानी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक जमहूरियत का हुस्न है कि आपने यस मैन नहीं बनना है। आपको जो चीज़ लगे कि ये बेहतर है आवाम के लिए तो उसमें आप हाँ करते हैं, जहाँ आपको लगे कि बेहतर नहीं है वहाँ हम ना भी करते हैं, वॉकआउट भी करते हैं, इख्तलाफ भी रखते हैं, बहस भी करते हैं। ये सारी चीज़ तो होती रहती है। आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है? मेरे ख्याल में आपका ध्यान आपके जो है ना वो लैपटॉप पे या उस पे था, आपने सुना नहीं। मैंने यही बात की है। आपकी बात सुन रही है, सारी बात सुनी आपने। कहा जमहूरियत का हुस्न है, ये है वो, आपने बिल्कुल वो वाली बातें कर दी जो हम सुनते हुए आते हैं रटी रटाई। इस वक्त की सिचुएशन पे पर्टिकुलरली आप कैसे देख रहे हैं? मिलने मुलाकात देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मैं ये जानना चाह रही हूँ। हाँ, ये सवाल आपका अलग है। आपने ओवरऑल जो बात की, ओवरऑल मैंने आपको जवाब दे दिया है। जी बिल्कुल, जेल मैनुअल के तहत बिल्कुल एक कैदी का उनके घर वालों से, उनकी वकला से, उन सब के उनकी मुलाकात जेल मैनुअल के तहत है। और अडियाला जेल जो है ना वो पंजाब हुकूमत के अंडर है, जहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वहाँ से अदालत से फैसले भी आ चुके हैं। मगर उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि PTI वाले खुद नहीं चाहते कि खान साहब रिहा हो, क्योंकि एक जेल की मुलाकात को एक आईनी और कानूनी तरीके से देखने के बजाय ये वहाँ पे जलसा करने की कोशिश करते हैं, या वहाँ पे धक्कम पेल होती है, वहाँ पे जाके लॉ एंड ऑर्डर का सूरत हाल जो ना वो क्रिएट करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में तो यकीनन
जेल के नजदीक भी कोई नहीं जा सकता है, चाहे वो किसी भी सूबे का जेल हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती है पीटीआई से भी कि आप सियासी लोगों के साथ बात कर लें, आप एम्पायर की उंगली ढूंढना छोड़िए, आपको एम्पायर की उंगली न मिलेगी, ना आपको वो सियासी रास्ता पार कराएंगे। वो अच्छा, जर्नल फेज मैं का इसको जमाना आसान गया कर जहां देती हूँ फैजियाब कादिर होते थे। मंदू खैल साहब, मैं इसको बहुत सिंपल कर देती हूँ। लेट सपोज, क्योंकि हम करते हैं ना, सपोज कर लेते हैं कल को आप ऑपोजिशन में हो जाएं और दूसरी सियासी जमात या पीटीआई हुकूमत में आ जाए, आपके लीडर्स जो है, सारी लीडरशिप जो है वो जेल में चली जाए, ठीक है, जाहिर है पॉलिटिकल केसेस होते हैं सारे, वो जेल में चली जाए और फिर उसके बाद हुकूमत मिलने ना दे, तो उस वक्त भी आपका यही स्टांस होगा? रिदा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि ना मिलने दिया जाए, मैंने ये कहा कि जेल मैनुअल के तहत हर कैदी का हक है कि उनकी अपनी उनके घर वालों से, उनकी वकला से, उनके रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। आपने लेकिन फैसल ये वाडा भी साहब का याद बयान रखना सुना? चाहिए। आज फैसल वाडा आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं सेनेटर, उनका बयान सुना है? नहीं रिदा, फिर एक मरतबा आपकी नॉलेज में इजाफा करूं कि वो पीपल्स पार्टी से नहीं है, वो एक आजाद है, वो एमक्यूएम के सपोर्टर, तायद कुंदा, तजवीज़ वो तो कुंदा। खुद को पीपल्स पार्टी ही एमक्यूएम का कहते हैं। 17 वोट एमक्यूएम ने दिए, हमारे पास 6 वोट थे जो हमारे किसी काम के नहीं थी, उसमें से 4 हमने दी है। अब आप जिस पार्टी का समझ लें। दूसरी बात यह कि मैंने आपको जेल मैनुअल के तहत बताया। दूसरी बात यह कि आप पीपल्स पार्टी की बात कर रही है, हमने तो हमेशा डिक्टेटर के साथ मुकाबला किए, हमारे कायद को शहीद किया गया, हमारी बानी कायद को जो है ना वो एक झूठे मुकदमे में हमसे अलग किए, 80,000 घोड़े का है, ये जेल कोर्ट कचहरी, ये सारी चीजें तो हम देखते आ रहे हैं। ये तो उन लोगों को बता दें कि कभी ये चीजें देखी नहीं हो। हम ये फिर भी हम ये कहेंगे कि आपको पता है, और 18वीं तरमीम के तहत आर्टिकल 10 ने शामिल किया गया। 10 का मकसद यही है जो मैंने आपको अभी बताया कि हर कैदी का ये हक है कि वो अपना उनकी रसाई वो उनके घर वालों से, उनकी वकला से, और ताकि उनसे मशावरत की जाए। यहाँ हुकूमत का या फैसल वाडा का अपने हवाला दिए, वो ये कहता है कि ये सियासी जो मुलाकातें ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल वो हुकूमत का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि सियासी है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सियासी अगर तौर पे है तो सियासी तौर पे आप हैंडल कर ले, सियासी तौर पे उसको कर ले, बजाय ये तमाशा बनाने की। 1 महीने से जो है ना वो खान साहब से मुलाकात नहीं कराई गई है। हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान ने किस तरह उसको इशू किया है कि भाई खान साहब को जेल में मार दिया है ताकि अवाम मुश्तैल हो जाए, ये सारी चीजें हो। लेकिन बालाखिर कल उज़मा बीबी की मुलाकात हो गई है और उन्होंने कहा खान साहब अशाश बशाश है, सेहतमंद है, सब ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे लग रहा है हुकूमत खुद जो है ना वो अपोजिशन को या पीटीआई को तैश में लाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो रोडों पे आ जाए, और ये जो असल मसाइल है आवाम की, चाहे महंगाई हो, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, चाहे रोजगार हो, चाहे तरक्याती काम हो, उनसे तवज्जो हटाने के लिए मुझे तो लग रहा है कि हुकूमत जो है ना वो खेल रही है पीटीआई के साथ। हुकूमत खेल रही है पीटीआई के साथ, जिसमें जो पेट्रोल छिड़क रहे हैं। और आज और जो पूरा एक बयान है फैसल वाडा साहब का, उसको देख के मैं सर पकड़ रही हूँ मैं कि ऐसे कौन आके जो है धमकी आमेज बातें कर सकता है। खैर, जब हम कंडेम करते हैं पीटीआई के रवैये को, तो आई थिंक वी हैव टू लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स ऑल टुगेदर, वी शुड नॉट बी सो बायस। उनका जो आज का स्टेटमेंट और जिस तरह वो कह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी टेंस्ड एंड अलार्मिंग। जिस तरह की वो धमकी हमें ऐसी की तैसी और ये और वो शायद इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने कोर्ट्स को तो अब सारा बंद कर दिया है, तो अब कोई उसके ऊपर एक्शन भी नहीं ले सकता है कि वो जिस तरह की गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल करें, ना नोटिस हो सकता है। तो वो तो और ऐसे फूल कर आ गए कि जैसे कोई बदमाश होता है ना, वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अच्छा खैर, आपकी बात होगी, मैं कमरुल सलाम साहब की तरफ जा रही हूँ। कमरुल सलाम साहब, रिदा, आपको याद रखना चाहिए इसमें एक चीज, एक जुमला ऐड कर रहे थे, एक जुमला ऐड कर रहे थे, जल्दी क्विकली, टाइम नहीं मेरे पास। जी जी जी, सीक्वेंस टूट जाएगा। हाँ, सीक्वेंस टूट जाएगा। एक जुमला जी मुझे जी ऐड जी करने जी थे। जी जी, यही ये मैंने थे पीटीआई के वजीर थे, किस तरह वो सिंध को धमकी दे रहे थे, सिंध का पानी रोक देंगे, जेल में डाल देंगे। आपको याद है वो सारी चीजें? हाँ, वो तो उस वक्त भी फैसल वाडा साहब को डिसऑन करते थी पार्टी के। भाई ये जो उन्होंने वो जो एक स्टंट करने की भी कोशिश की थी, बहरहाल वो माजी है अभी भी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, उस वक्त की बात भी गलत थी, हमने उस वक्त भी कंडेम किया था वो जिस तरह की उस वक्त भी जो है स्टंट्स करने की कोशिश करते थे, और आज भी वो गलत है। कमरुल सलाम साहब, आपकी तरफ आऊंगी। कमरुल सलाम साहब, दो चीजें, बानी पीटीआई के पास जा रही है अगर फैमिली या जो भी मिलने के लिए उनके वकला या पार्टी के मेम्बरान, ऑफ कोर्स वो बानी है पार्टी के, उनसे बात होगी, या फिर वो एक सियासी जमात के ही बानी है ना,
वो कौन सा कोई दूध की फैक्ट्री चलाते हैं या मतलब कोई कपड़ों की फैक्ट्री चलाते हैं या क्या मतलब वो करते हैं, कोई बाड़ा है उनका, क्या है कि वो उसके ऊपर बात करेंगे वहां जाके, क्या बात होगी? आप लोग, नवाज शरीफ साहब थे जेल में, मरीम नवाज साहिबा थी, सब लोग थे, तो उस वक्त क्या शहबाज शरीफ साहब जाके बात करते थे? ये पूछते थे कि जी आज जो है वो गार्डन में कितने फूल लगे खिले, उन्होंने ये तो नहीं पूछा होगा। तो ये अगर सियासी लोग हैं, सियासत कर रहे हैं, सियासत है ना, सियासत क्या कोई गाली हो गई है हमारे मुल्क में, या सियासत क्या कोई बुरी चीज हो गई है? डॉक्टर ने उस पर पाबंदी तो नहीं लगा दी, फिर आप सब लोग क्या कर रहे हैं? ये जमहूरियत निजाम क्यों है? फिर ऑपोजिशन क्यों है? फिर डिक्लेयर कर दें आप लोग कि जी आमरीत है और जो हम कहेंगे डंडे की जोर पर होगा वही, तो फिर क्लियर कर देना, फिर जमहूरियत तो नहीं रही। क्योंकि जो वॉच डॉग्स हैं इस वक्त, जितनी इंटरनेशनल तंजीमें, जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने लोग हैं जो यहाँ पर भी मंदुबीन है, वो सब देख रहे हैं, वो सब हमसे भी पूछते हैं। कितने लोग तो मुझसे खुद भी पूछते हैं कि आपको पता है मैं फॉरेन अफेयर्स कवर कर रही हूँ, कि वो कहते हैं भाई क्या हो रहा है मुल्क में भी, क्या कहें, क्या बताएं? हम तो नहीं कुछ बोलते, चुप रहते हैं कि भाई ये चीजें हो जाए, हल हो जाए, अल्लाह करे किसी तरह से। लेकिन अब तो बिल्कुल अजीब ही हो गए हालात कि ना हुकूमत लचक दिखा रही है, ना ऑपोजिशन को सुख मिल रहा है, ना वो कुछ कर रहे हैं। 4 साल होने को आ रहे हैं, कब होगा ये, क्या होगा? ये इसी तरह से ही चलता रहेगा क्या मामला? आपसे यकीनन लोग ये भी पूछते होंगे कि ये दहशतगर्दी जो हो रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, इसमें एक सूबाई हुकूमत और एक सियासी जमात जो है वो उन ऑपरेशंस की, टारगेटेड ऑपरेशंस की मुखालफत क्यों कर रही है? ये क्यों तो बड़ी लंबी सीरीज है। आपसे यकीनन हमसे भी लोग पूछते हैं कि ये एक सूबे की जो हुकूमत होती है वो सारे सरकारी वसाइल लेके तो मरकज़ पे हमला आवर क्यों हो जाती है? क्या लोग ये भी पूछते होंगे कि सूबे में जो गवर्नेंस है, जो उसका बुनियादी फरीज़ा है, उसे छोड़ के और एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है अपने मुकद्दस मिशन को, टॉप प्रायोरिटी को, बाकी सारी आइनी और कानूनी और अखलाकी और सियासी जिम्मेदारियों को छोड़ के तो वो एक जिम्मेदारी को उठा के कहे कि जी मेरा बस काम जो है वो मैंने रहा कराना है किसी कैदी को, तो ये तो एक लंबी सीरीज होगी। दूसरा, अभी आप बात कर रहे थे वो फैसल वाउडा साहब का अपना एक स्टाइल है, वो उस वक्त भी वही स्टाइल उनका था जब वो इमरान खान साहब की बगल में थे, और आपने अभी उसको की तरफ भी जो है वो इशारा किया, बात भी की आपने। लेकिन अगर इस बुनियाद पे जो आपने आज के बयान का हवाला दिया, पर्चे या अदालतें कानूनी कार्रवाई करने लगे, तो फिर तो आधा पाकिस्तान जो है वो जेल में, और जो गाली गलोच आजकल सोशल मीडिया पे और हर तरफ हो रही है, बल्कि तकरीरों में, स्पीचेस में, और जिसकी दाग बेल एक सियासी जमात ने डाली थी, तो उस बुनियाद पे तो वो बहुत पहले से जेलें पाकिस्तान की भर गई होती हैं। अगर ये जो फैसल वाउडा साहब का आज का बयान है उसको अगर बुनियाद बना के तो कार्रवाई की जाए। लेकिन मेरा तो आपने वो तीसरा सवाल किया कि जी वो कैद तन्हाई में रखा गया है, तो मुझे बताएं कि जो और कैदी वहाँ पे हैं वो क्या वहाँ से जेल से निकल के तो शाम का खाना जो है वो खाते हैं फूड स्ट्रीट में, और इसके बाद कॉफ़ी इस्लामाबाद मेरियट में जाके पीते हैं? जाहिर है जेल का जो मैनुअल है जिसके मुताबिक जिस तरह कैदी होते हैं उसी तरह वो भी रह रहे हैं। जो रिपोर्ट अदालत में आई और किसी जगह उसको नेगेट नहीं किया गया, वो 6 कमरों की एक पूरी बैरक का सेटअप उनके पास है, उनके पास खाना पकाने वाला भी मौजूद है, एक्सरसाइज की मशीनें मौजूद हैं। और माजी के हवाले से हम कोई मिसाल नहीं देना चाहते, लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ जो है वो जेल में होते हुए जो है वो गोल्फ खेलने रोज जाया करते थे, या आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो डेली जो है कल्चरल शो अटेंड करते थे बाहर जाके और फिर जेल में कैद तन्हाई में नहीं थे, या ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो रोज शाम को हवाखोरी के लिए सफा ओपन गाड़ी में छोड़ देना। कमर सलाम साहब, पता है सबको कि माजी में जब जदाई साहब भी थे अंदर और जब नवाज शरीफ साहब भी कैसे गए, सबको सब पता है, रिकॉर्ड पे वो बुलवाने नहीं देना, छोड़ दें वो बातें। आप मुझे आखिरी सारी सहूलियात थी, ऐसा नहीं है, सब देखते रहे जेलों का हाल भी। मैं क्या मैं तो अभी बहुत अभी की पैदावार हूँ। जो मजहर अब्बास साहब और जितने सीनियर जितने सहाफी बैठे वो सब जो जेलों में जा जाके देखते थे वो सब बता रहे हैं हालो देखा हाल सारे टीवी चैनल से, मुझे वो कहने की जरूरत ही नहीं है। आप सवाल के तनासुब से मुझे जवाब का वक्त तो दें। वो तो आप दे, मैंने दिया हुआ, आप बोले 3 मिनट का 3-4 मिनट का सवाल था, तो फिर 12 हाँ वो बोले आपको बोलने दे रही हूँ मैं। जी आपने इतनी वो बात की, और सारा वही मंदो खेल साहब वाली बात है कि तसलसल जो है वो बात का तोड़ दिया देते हैं।
लेकिन मुझे ये हुकूमत का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये सारी बातें जितनी अभी मैं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल आपने कहा कि ये जो कैद तन्हाई का इशू है या दीगर मामलात हैं, वो एग्जैक्टली वही हैं। देखें, कहीं पे भी आपने सियासी बात की और आपका और कंटेंशन कुछ दोस्तों का ये है कि जी जो आदमी बाहर कर रहा है, सियासत कर रहा है, तो उसको सियासत की इजाज़त होनी चाहिए वहाँ पे जेल में भी। यही नुक्ता नज़र है। तो फिर अगर इसी लॉजिक को आगे बढ़ाया जाए तो जो मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में जेल में गया है, तो उसने तो फूलों का या गमलों का उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर उसको जो है अंदर गुफ्तगू जो है वो अंदर अपने दोस्तों से मुशावरत मनशियात फरोशी की करने की इजाजत होनी फिर चाहिए। ये बात तो तय हो गई, आज से ये प्रेसिडेंट सेट हो गया पाकिस्तान में कि अगली दफा जब आप लोग ऑपोजिशन में हो और अंदर जाएं तो ना 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे किसी को बाहर भेजना चाहिए, और ना फिर जो है वो अंदर फ्राई पैन इस्त्री करने के लिए भी देना चाहिए, और ना फिर अंदर काबीना और किसी को भी इजाजत होनी चाहिए कि वो अंदर जाके जो है वो रहे या फिर वो अंदर जाके जो है वो बात करे, घर वाले या वो सियासत करें। चले ये तय हो गई, बस ठीक है, आपका बस मुझे यही मौके चाहिए था। अहमद अवैस साहब आपकी तरफ आती हूँ। अहमद अवैस साहब, आप लोगों के ऊपर ये बात है कि भाई आपका वजीर आला जो है वहां से खड़े होकर धमकियां लगाता रहता है हर वक्त। फैसल वाडा साहब कहते हैं धमकी का जवाब हम धमकी से देंगे अब, और ऐसी की तैसी कर देंगे। तो ये क्यों ऐसी की तैसी पे लेकर आ रहे हैं मामला आप लोग? ये तो बात ये है, मैं जो बात शुरू करता हूँ आप उसको रोक के और आप जो है वो देखें, आप तो मॉडरेट कर रहे हैं ना, तो आप अहमद अवैस साहब बात करेंगे मैं अपनी जमात की करूंगा, मंदोखेल साहब अपना मौक़िफ़ देंगे, हमारा ये हक है आपका काम सवाल करना है। तो मुझे मिल गया ना आपका जवाब मिल गया मुझे। आप अपनी ओपिनियन तो हम पे नहीं, मैं आपकी ओपिनियन ले चुकी हूँ। तो मैंने ये शुरू किया था, मैं तो आपकी लॉजिक को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जो आदमी बाहर काम करता है वो अंदर जब जाए तो उसको एक फर्क भी जरा महसूस देख लीजिएगा। एक होते हैं आसिफ जरदारी साहब, मेरी इतला के मुताबिक 12-14 बरस जेल में रहे, लेकिन वो कन्विक्ट नहीं थे, वो हवालाती थे जिसको कहते हैं, और वो जो बाकी भी कुछ लोग थे वो ज्यादा वो थे मुझ समेत। मेरी 10 महीने में 4 मुलाकातें हुई थी। तो जेल मैनुअल इसकी इजाजत नहीं देता, और मियां नवाज शरीफ साहब पे यही एतराज उस वक्त हुआ था कि ये चूंकि कन्विक्ट हैं इसलिए ये फैसला नहीं कर सकते। ये जो काबीना, अगर कोई कन्विक्ट शख्स चाहे वो किसी पार्टी का बानी हो, वो अगर काबीना बनाएगा तो वो काबीना भी गैर कानूनी होगी, और इसकी नजीर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, कानूनदान को उसे सेटल करेगा। जो कन्विक्ट है वो सियासी मामले में बात जो है उसकी राय साहिब नहीं होगी, और इसकी बुनियाद पर टिकट शायद कैंसिल हुए थे एक दफा मुस्लिम लीग नून के। तो ये अब जब कन्विक्शन है तो फिर जेल मैनुअल की बात कर रहे हैं, तो जेल मैनुअल के मुताबिक चलना चाहिए, और जेल मैनुअल इसकी इजाजत नहीं देता। मैं तो ये कह रहा था कि उसके मुताबिक अगर कोई बाहर से भत्ता ले रहा है तो वो फिर अंदर भी जाके उसको भत्ता की गुफ्तगू जो है करने की इजाजत होनी चाहिए, बल्कि अंदर बैठ के तो बाहर पैगाम भेजने की इजाजत भी होनी चाहिए कि फलां को जो है वो भत्ते की पर्ची भेजे। तो इसलिए ये बातें तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, और ये कानून की रोशनी में मैं बात कर रहा हूँ, और आपके उसी लॉजिक को आगे बढ़ा के मैंने जितनी बातें की हैं ठीक हो उसके अलावा तो ठीक है जी। अहमद अवैस साहब क्या कहेंगे? जी सर। देखिए, बात ये है कि सूरत हाल ऐसी है कि जैसे किसी घर के ऊपर एक पीसफुल कोई घर में लोग रह रहे हैं, उन्होंने गार्ड भी रखा हुआ है, और कोई आके डाकू हमलावर होते हैं, घर को लूट लेते हैं, और वो गार्ड को भी साथ मिला लेते हैं, और सारा सामान लूट के घर के मालिकान को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। वो बाहर आदमी जो घर के खानदान के लोग जो बाहर बैठे हैं सड़क के किनारे, वो रोएंगे, पीटेंगे, वाह वेला नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये कैफियत है यहाँ पर। कानून खत्म कर दिया आपने, आइन की हैसियत नहीं रह गई, जुडिशरी को आपने सुप्रीम कोर्ट ही गायब कर दिया बीच में से। पहले वो बेंच बनाया था, फिर कोर्ट बना दिया, कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ आप फैमिली मैटर के केसेस वहां जा सकते हैं और कोई केस नहीं है वहां पर। अब इसी तरह से रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया आपने। तो ऐसी कैफियत में ना फंडामेंटल राइट्स रह गए, ना
ओवर राइडिंग ऑफ एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशरी के ऊपर इतनी ज्यादा हो गई है कि जुडिशरी अब जज सिर्फ तनख्वाहदार मुलाजिमीन की हैसियत में बैठे हुए हैं। तो जब आप इस अंदाज में, क्या ये निजाम हुकूमत कभी ऐसा भी चला है और ना चल सकता है कभी, तो ऐसे लोगों में जब ये कैफियत हो जाएगी तो फिर तो जिसके हाथ में जिस वक्त जितनी ताकत आएगी उसका वो नाजायज इस्तेमाल करेगा। ये खतरनाक तरीन सूरत हाल है जिससे हम लोग पाकिस्तान में दो चार हैं, पाकिस्तानी कौम दो चार है और सब कुछ कौम के नाम पर हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि वो जिसमें उसने मुनीर नियाजी ने कहा था ना कि शहर को बदनाम करके रख दिया उसने, मेरे मुनीर शहर पर ये जुल्म मेरे नाम पर उसने किया, ये कैफियत है यहाँ पर। तो अब मुझे ये बताइए कि जब तक हम एक हार्मनी क्रिएट करेंगे, ठीक है, जब भी हुकूमतें बनती हैं एक ऑपोजिशन होती है एक हुकूमत होती है। मैं तो ये समझता हूं और मैंने देखा है, हिस्ट्री पढ़ के देखा है कि हुकूमत में जब आप आ जाते हैं तो आपको ज्यादा मैग्नानिमिटी दिखानी होती है, आपको ज्यादा खुला दिल रखना होता है, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है और उस तरह से होती है बड़ी दूर तक। ऑपोजिशन के पास तो कुछ नहीं होता। तो ऐसी सूरत में अगर गुफ्त शनीद का सही आगाज किया जाता, कोई रास्ता कहीं इसका हल निकाला जाता तो ये मामला कहीं हो जाता। बल्कि हम लोगों ने तो हर वो हरकत की है कि जिससे एक दूसरे से हम और दूर हो जाए और हम हर उस शख्स को जो अपोजिशन में है उसको एंटी स्टेट समझते हैं। ये खतरनाक बात है ऐसा सोचना भी। हालांकि एंटी स्टेट वो बात है कि मसलन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ये आइडियोलॉजिकल स्टेट है। आइडियोलॉजिकल स्टेट की बुनियाद जो थी और जो है वो कानून की बालादस्ती है, कानून की हुक्मरानी है और इक्वालिटी बिफोर लॉ है। अगर ये तीनों चीजें नहीं है और जिसने ये तीनों चीजें खत्म की हैं वो एंटी स्टेट एक्टिविटी है, जो भी उसमें मुलविस हो जाए। तो हम ये कहते हैं कि ऐसी सूरत में जब तक कोई रास्ता खुले दिल से निकाला नहीं जाएगा हालात को सुकून पैदा करने के लिए, तो आपने देखा कि यहाँ पे मईशत की तेजी से खराब हो रही है पाकिस्तान की। आपने वो पढ़े होंगे जो IMF का आया, उसके बाद जो डेफिसिट जो है वो कहां से कहां पहुंच गया है। और आपने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की, जिसमें उसने ये लिखा है कि 375 ट्रिलियन रुपीस की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है। अब ये अमाउंट को गिन के देखें कितनी बड़ी अमाउंट है। इसी तरह से एक, हेलो जी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, इसी तरह से पंजाब के ऑडिटर जनरल ने भी एक रिपोर्ट दी। उसने कहा कि पंजाब के रिपोर्ट के अंदर कि एक ट्रिलियन रुपीस की फाइनेंशियल जो है वो इरेगुलरिटी उसने पॉइंट आउट की है। तो पता पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब अदालत के पास सो मोटो अथॉरिटी थी तो वह इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग शुरू कर सकते थे, जहां पे वो डिटेल से मालूम कर सकते हैं अदालत की प्रोसीडिंग के अंदर कि ये मामला कैसे यहां तक पहुंचे हैं। अब वो आपने वो उनके अख्तियार सलब कर लिए। अब अदालत के पास कोई अख्तियार नहीं है, अब जो मर्जी करते जाएं। तो ऐसी सूरत में हम किस तरफ जा रहे हैं? दुश्मन हमारे सरों पर है और उससे सोने पर होगा। आप एक बात मैं बड़े तकलीफ से कह रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारे फील्ड मार्शल ने इंडिया के खिलाफ जंग में जो हम नुमाया कामयाबी की, पूरी कौम फख्र करती है उस बात के ऊपर। लेकिन मैं कई दफा कह चुका हूं कि इवन देन ये लाइसेंस नहीं मिल सकता कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी मुलविस हों। चलिए बात अलग हो गई। अब जबकि ये 27th अमेंडमेंट आ गई और उसके बाद उनकी 29 नवंबर को उनकी टेन्योर खत्म हो गई, तो हुकूमत को चाहिए नहीं था कि उससे पहले ये नोटिफिकेशन करती। सारी दुनिया के अंदर इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं और ये कितनी जिल्लत की बात है हमारे लिए कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का इस वक्त कोई कमांड जो है वो किसी रेगुलर आर्मी के फौजी के ऑफिसर के हाथ में नहीं है।
तो ये बहुत सारी बातें हैं जो सोचने वाली हैं और जो गौर करने वाली हैं, लेकिन हम या पता नहीं किन हिसाब में, किन मामलात के अंदर बैठे हुए हैं और किस तरह से इस निज़ाम को चला रहे हैं कि दुनिया में भी एक मजाक बना हुआ है हमारा। अच्छा, अब एक बात और बताइए ना, इसी में ये तो हो गया, लेकिन अब ये जो बात कर रही है हुकूमत, आज जो फैसल वाडा भी स्टेटमेंट वो दे रहे हैं कि जी आप लोग अगर इस तरह की बातें करते रहेंगे इंतशार वाली, तो जी हम बिल्कुल भी जो है वो अब मुलाकात नहीं करने देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें कर दी हैं ख़राब कि वो पीछे भी नहीं जा सकती। फिर गवर्नर राज लगाने की भी बात हो रही है। अगर इस नहज पर बात आ जाती है तो फिर आपकी सियासत कहाँ खड़ी हुई है? देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ तो मैं इतना कहूँगा कि ये बात करते वक्त अहले हुकूमत को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उनके ऊपर ये इल्जाम है कि आपने फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर आप पार्लियामेंट में चले गए, आप तो हारे हुए हैं सारे। आपने झूठा ओथ लेके आप प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, और आप ये बातें करें। इन बातों को मिनिमाइज करें, खत्म करें, डिफरेंसेस को खत्म करें और कंसेंसस से ये दौर गुजारें ताकि आइंदा का निजाम अच्छा आ सके, बजाय इससे कि इस किस्म की बातें वाडा साहब जो कर रहे हैं। बल्कि आपने अच्छा किया कि वो बातें उनकी जो हैं वो सुनाई नहीं है। उन्होंने बड़ी गली जुबान भी इस्तेमाल की है अपने ट्विटर के अंदर, और वो जो इंतहाई नामुनासिब है। सियासत में पहला स्टेप ये सिखाया जाता है, कहते हैं कि फर्स्ट लेसन इज दैट यू मस्ट लर्न द आर्ट व्हाट नॉट टू स्पीक। लेकिन हम यहाँ सब कुछ भुला के एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल वो जो है वो निजाकशी कर रहे हैं, तीरंदाजी कर रहे हैं, या तो फायरिंग के ऊपर लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि इसके नताइज क्या होंगे, भूल जाते हैं नताइज क्या होंगे। ठीक है, आग लगी हुई है। ठीक हो गया। कादिर मंसूर साहब, वापस आपकी तरफ आते हो। कादिर मंसूर साहब, आपने बहुत अच्छी एक बात की, वो सारी बात में से आपकी बड़ी समझ भी आई कि जी हुकूमत इस वक्त ये शायद कोशिश कर रही है कि वो पीटीआई को इंतशार दिलाए, मुलाकात ना कराने का एक लंबा मामला घसीटा जाए और फिर उसके बाद जो है अवामी मसाइल से अब अवामी मसाइल के ही ऊपर आज आ जाते हैं कि तिजारती दादोशुमार की तरफ देख रहे हैं तो जुलाई से नवंबर तक तिजारती खसारा 37.1% बढ़ गया है। 33,000 रुपये की करप्शन का हमारे सामने है। फिर UNHRC की रिपोर्ट है, IMF हमें नहीं पैसे देने के लिए कह रहा है, वो कह रहे भाई करप्शन बंद करें आप अपनी, तभी हम जाके कुछ करेंगे। फिर ये जो तिजारती खसारा 15 अरब 46 करोड़ 90 लाख डॉलर तक पहुंच गया है। दरामदाद हमारी 13.26% बढ़कर 28 अरब तक पहुंच चुकी हैं, 28 अरब 31 करोड़ डॉलर तक पहुंच। ये दादोशुमार तो हमारी मईशत के लिए तबाहकुन है। इस वक्त हमारे हालात ये हैं कि एयरपोर्ट पर हमारी वाली जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो सारी बाहर जा रही है, लौट जा रही है बाहर। कोई यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ ना इंसाफ है। लोग देख रहे हैं कि ना कोई इंसाफ मिलता है, ना गवर्नेंस है, कुछ भी नहीं है। वो चीज़ें तो ठीक ही नहीं होके दे रही है ना। आपस की रस्साकशी और लड़ाई ही 4 साल से लोग देख रहे हैं, 5 साल से, कि जी सियासतदान अगर वो कहते हैं कि जी तरमीम भी करते हैं, सर्वे हुए हैं मुख्तलिफ, ये मैं नहीं कह रही, मुख्तलिफ सर्वेज हैं आवाम से जो हुए हैं, आवाम के भी जो कहते हैं कि जी अगर तरमीम भी ला रहे हैं या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें भी चल रही हैं तो वो बस अपने ही लिए हैं। अवाम का कोई नहीं सोच रहा है इस वक्त। अवाम क्या करे, अवाम कहाँ जाए, अवाम का कौन सोचेगा और कब होगा? जी रिदा, आपने 75 सवाल किए तो जरा 75 की जवाब भी सुनने की हौसला पैदा करें। काश जो बातें आपने की वो अहमद ओवैस साहब करते। एक पॉलिटिकल आदमी है, उनको ये बात करनी चाहिए। आपने अच्छी बात की, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ। जो आपने पॉइंट उठाए, बहुत अच्छे पॉइंट उठाए। अब आपको पॉइंट वाइज जरा जवाब सुन लिए। पहली बात तो ये कि अहमद ओवैस साहब इन सारी बातों के बजाय आर्मी चीफ का या फील्ड मार्शल की जो है ना नोटिफिकेशन का वो करे। अब बाबा आपके क्या काम उसके साथ? वो आर्मी चीफ है 2027 तक, फील्ड मार्शल है वो हयात। उसके बाद वो फोर्सेस का जो कमांडर है वो नोटिफिकेशन बाकी है, और वो भी कानून पास हो चुका है। वो उसके जो रूल्स है, रूल्स बनने के बाद वो नोटिफिकेशन भी किया। आप तो ऐसी शो कर रहे हो जैसा पाकिस्तान फौज कुछ सरबराही नहीं है। वो बाबा आर्मी चीफ 2027 तक है, 5 साल के लिए। वो जो बेरिया का चीफ है वो 2027 तक है। वो जो एयरफोर्स के चीफ है वो आता है। अब एक जो सुप्रीम वो जो फोर्सेस के जो कमांडर है उसकी नोटिफिकेशन है। अब आप कहते हैं कोई वो नहीं है, सरबराही नहीं है। नंबर 1 बात।
दूसरी बात ये कि करप्शन की बात ये की अहमद ओवैस साहब से पूछे, आपके सूबे में जहां आपकी 12 साल से हुकूमत है वहां तो नेब को ताले लगाई, आप याद नहीं है आपको? जरा बता दे कौन सा नेब चला था। और उसके साथ साथ जो दूसरी बात की है लॉ एंड ऑर्डर की, तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वहां असर के बाद जो है ना थाने बंद हो जाते हैं। टीटीपी तालिबान को ये बतक दे कि इनके एमपी एमएनए और ब्यूरोक्रेसी 12 साल से हुकूमत चला रहे, न वो रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं। इलाज के लिए लोग कराची और लाहौर जाते हैं, तालीम के लिए लोग कराची और लाहौर जाते हैं, सेहत के लिए लोग कराची और लाहौर जाते हैं। इनके सूबे में इन्हें क्या किया 12 साल में, ये जवाब नहीं देना है उसने। अब सवाल ये कि ये जो आपने मईशत की बात की, ये भी आपको मुआवजा करके देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है। इससे पहले हुकूमत में महंगाई कम थी, उससे पहले वाले में कम थी, कायद आजम के दौर में तो सबसे कम थी। तो ये सालाना जो ना पूरी दुनिया का एक सिस्टम है, वो महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको ये बताऊं, मैं मईशत का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये बता दूं कि पीटीआई ने जो स्टॉक एक्सचेंज था वो 22,000 के ऊपर छोड़ा था, आज 1,67,000 तक पहुंच गया है। वो पागल है वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करे, वो जो 22,000 की बजाय 1,67,000 तक पहुंच गए, तो वो मईशत नहीं है, वो तरक्की नहीं है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल इनको जो ना बाकी सूबों के साथ जो ना वो साहब बाकी सूबों के साथ आपको जो ना वो खान के अलावा इनकी शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी ने कहा खान है तो पाकिस्तान है। इनके वजीर आला मौजूदा ये कहता है मुझे तो सूबे के कोई सरोकार नहीं है, सूबे के तरक्याती काम से रोजगार से, मुझे तो एक टास्क मिला है, मैंने खान को रिहा करना है। अगर ऐसी सोच हो एक पॉलिटिकल पार्टी की, और फिर फैसल वाडा जब इनकी वजीर थे अपाशी के अपना अभी वसाइल के, अरे मैंने थे मेरे हल्के से, उन्होंने क्या धमकियां देते थे, किस तरह गुफ्तगू करते, उस वक्त तो अच्छे लगते थे, आज उनको फैसल वाड़ा भी बुरा लग रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये मुकाफात अमल है, ये सारी चीजें। फिर जेल के लिए जो रोना रो रहे, क्या इनको याद नहीं है कि मैं नवाज शरीफ की एसी उतार दूंगा, मैं जेल क्या मसला है? ये ठीक हो गया, ठीक है। कमर सलाम साहब आपकी तरफ आऊंगी। कमर सलाम साहब वेरी क्विकली, पीटीआई को पहली दफा हुकूमत मिली, 3.5 साल का अरसा वो कहते हैं कि जी हम थे, और उस एतबार से अब जो आप लोगों की मिक्स हाइब्रिड निज़ाम है उसको भी 4 साल होने वाले हैं, कि वो पीडीएम भी आप सब साथ थे और अब 2 साल ये भी कह रहे हैं सारा होने वाला है। तो हैविंग सेड दैट, अब और कितना टाइम चाहिए? अवामी इश्यूज कब एड्रेस होंगे, ये कब हल होंगे सर? देखिए अवामी इश्यूज इसी के साथ लिंक्ड है। अब मुझे आप बताएं कि जब इंटरेस्ट रेट नहीं, क्या बानी ने आके, बानी साहब ने बाहर आके करना है, उन्होंने करना है क्या? यार मतलब हद है। अहमद अवैस साहब टाइम उनका चूंकि पूरा हो गया, वो लिंक हमारा डाउन हो गया। आप जी अहमद अवैस साहब आप कह रहे थे ना क्विकली जी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक बात जो है बड़ी सबसे बड़ी जरूरी, जो जिसको इग्नोर किया हुआ है हुकूमत ने, कि आबादी जो है 25 करोड़ हो गई है जी, और बिलो पॉवर्टी लाइन जो लाइन है वो 50% है, 12 करोड़ से ज्यादा। कोई एक बजट में उनका जिक्र नहीं आया कि वो भी इंसान है, उनकी कैसे लाइफ को आपने डील करना है और अपलिफ्ट करना है उनके मसाइल को, कोई सोचा नहीं किसी ने, और मईशत तबाह हुई पड़ी है। ये सबसे बड़ी बात आप देखिए ना कि वो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग, जो 50% लोग हैं हमारी जी, और 2 बजट आ चुके हैं, किसी ने जिक्र तक नहीं किया उनका। ऐसे तो हमारा निजाम चल रहा है यहाँ पर। ठीक हो गया, ऐसे तो निज़ाम चल रहा है और कोई अवाम के पुरसाने हाल है, अवाम का कोई पूछने वाला नहीं है जी। और अब पता नहीं किस लिए बैठे हुए, 4 साल हो गए, आपको सब मिल गया, निज़ाम मिल गया, हर चीज़ हो गई, अब किसने ठीक करना है? ऑपोजिशन को भी सब साइड कर दिया, हर कुछ खत्म हो गया, क्रश हो गया। अब किसका इंतजार है, किसने आना है और क्या होगा कि जो अवाम का, जो इस 25 करोड़ जो इस आबादी है, इसका कुछ भला कर सके और उसके हक में कोई काम कर सके। इसी के साथ जी अपनी मेजबान स्पीकर दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।